से ये कहते हैं कि चाहना के रूप में तो हर कोई सुखी होना, समृद्ध होना हमको भी वैसे ही देखना चाहता है। योग्यता में कम ज़्यादा हो सकता है, तो योग्यता की कमी के कारण हम दूसरों की चाहना पे डाउट करते हैं, तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं अपने में, दूसरों को भी बहुत परेशानी पहुंचाते हैं। जब योग्यता को देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि जब योग्यता का सही सही आकलन कर पाते हैं, उसी भाव को कहते हैं सम्मान। ज्यादा कर ले रहे तो अधिमूल्यन है, कम कर ले अवमूल्यन है, कुछ अन्यथा ही कर ले रहे तो अमूल्यन या निर्मूल्यन है। ये सारे ही अलग अलग तरह के अपमान हैं। और जब सही आकलन करने जाते हैं तो दिखता है कि लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता तो जैसा मेरा है वैसा ही दूसरे का भी है, तो उस रूप में तो दूसरा मेरे जैसा ही है। जब ये दूसरा मेरे जैसा ही है, ये भाव जब अपने में स्वीकार होता है, उसी को हम कहते हैं कि ये सम्मान का एक न्यूनतम भाग है। जब हम योग्यता को देखते हैं तो पाते हैं कि यदि दूसरे की योग्यता मुझसे ज्यादा है तो दूसरे से समझने को, सीखने को तत्पर रहते हैं, या हमारी योग्यता ज्यादा पाते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं, और जब भी वो सहयोग की अपेक्षा करता है तो सहयोग करते हैं। इस रूप में देखते तो दिखता है कि दूसरा मेरा पूरक है। लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता में वो मेरे जैसा ही है, योग्यता के मामले में वो मेरा पूरक है। जहाँ मेरी योग्यता कम है वहाँ मैं योग्यता बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता हूँ, जहाँ मेरी योग्यता ज्यादा है वहाँ जिम्मेदारी से जीते हुए दूसरों को सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो इन्हीं दो भावों को कहते हैं विश्वास और सम्मान। आगे देखेंगे तो स्नेह का भाव है। हाँ। आधार मूल्य इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि आपने चाहना पे ही डाउट कर लिया है तो फिर आप उसकी योग्यता के बारे में सोचते ही नहीं, यही मान लेते कि ये तो मेरे दुख, मतलब मेरे दुख का यही कारण है, मुझे दुख देने के लिए ही पैदा हुआ है। अब उसकी योग्यता क्या है उसके बारे कहाँ सोचते हैं। तो ये नहीं होता। उसके बाद या आगे जो भी देखेंगे वो भी हो पाना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि हम दूसरे को स्वीकार ही नहीं रहे, उसके साथ संबंध को पहचान ही नहीं रहे। जब विश्वास बनता है तो धीरे धीरे ये सारे मूल्यों को अपने जीने में देखना संभव हो पाता है, इसलिए उसको आधार मूल्य कहते हैं। इसके आगे देखेंगे तो स्नेह का भाव है। स्नेह के भाव की परिभाषा को देखने से पहले इसको यहाँ से शुरू करते हैं। जब हमको ये दिखता है कि दूसरे की चाहना भी सही की ही है, योग्यता की कमी के कारण गड़बड़ भले कर दे बट चाहना तो उसकी भी सही है, ये देखते हैं तब उसके साथ विश्वास होता है। जब ये दिखता है कि उसकी योग्यता या तो मुझसे अधिक है या तो मुझसे कम है, तो या तो मैं उससे सहयोग लूंगा या सहयोग दूंगा, तो उसके प्रति सम्मान होता है। यदि आप किसी के ऊपर विश्वास भी करते हैं, उसका सम्मान भी कर पाते हैं, उससे सीखने समझने को तत्पर भी रहते हैं, तो आप ये भी स्वीकारते हैं कि दूसरा मेरा संबंधी ही है। जब आप ये देख पाते हैं कि दूसरा मेरे सुख समृद्धि के लिए है, इस बात की आश्वस्ति है आपको। जब आप ये भी देख पाते हैं कि ये दूसरा जो है लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता में तो मेरे जैसा ही है, और जहाँ योग्यता की बात है वहाँ हम दोनों पूरक होके साथ मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे की योग्यता को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, तब आपको लगता है कि दूसरा मेरा संबंधी है और उसके साथ संबंध में मुझे जीना है। ये जो संबंध की स्वीकृति बनती है, संबंध में जीने की ये जो निष्ठा बनती है, उसी को कहते हैं स्नेह। उस तरह से जीते हुए आपको उसके प्रति किसी तरह का विरोध नहीं रहता, क्योंकि उसकी चाहना पे तो विश्वास आप कर ही चुके हैं। उसकी योग्यता में जहाँ कमी है वहाँ आप सहयोग करने के लिए तैयार है, अपनी योग्यता में जहाँ कमी है वहाँ आप सहयोग लेने के लिए तैयार है, तो फिर उससे किसी तरह का विरोध नहीं रहता। इसी निर्विरोधिता के भाव को कहते हैं स्नेह। तो संबंध में एक दूसरे के साथ परस्पर पूरक होकर के जीने की जो जिम्मेदारी है और जो उसके लिए हमारी निष्ठा है, उसी को कहते हैं स्नेह। इसकी व्याख्या तो बहुत सरल है, बहुत छोटी सी है, बट इसको जीने में देखने जाएंगे तो कई बार हम हमारे अपनों को ही स्नेह के दृष्टि से देखने के बदले विरोध की दृष्टि से देखने लग जाते हैं।
कई बार हमको हमारे अपने ही हमारे प्रतिस्पर्धी दिखने लग जाते हैं। जैसे दो भाई साथ में खेल रहे तब तक बहुत अच्छे से स्नेह से खेल रहे, लेकिन जैसे किसी एक की तारीफ होना शुरू हो जाती है, दूसरे को फिर वो अपना प्रतिस्पर्धी लगने लगता है कि मेरी भी तारीफ क्यों नहीं हो रही। दो भाई बड़े होकर के बहुत साथ से अच्छे से समझदारी से जिम्मेदारी से जीते तो है, समाज में एक का मान बढ़ता है तो दूसरे को कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धी के रूप में दिखता ही है, यदि इसकी कमी है तो। लगता ही है कि इसको इतना मान पान मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो दो भाई की जो दो पत्नियां हैं, ऐसे शादी ब्याह के फंक्शन में तो बहुत स्नेह दिखेगा उनके बीच में, लेकिन रसोई में सास किसी एक की ज़्यादा तारीफ कर दे, ये अच्छा बनाती है, अच्छा पकाती है, तो दूसरी को वो अपने प्रतिस्पर्धी दिखने लगती है, विरोधी दिखने लगती है। होता है ऐसा। तो स्नेह का भाव बहुत सुनने में आसान लग रहा है, बट कई बार दिन में छूट जा रहा है। लोग हमको अपने प्रतिस्पर्धी दिखने लगते हैं। ये आपका किसी के प्रति स्नेह है कि नहीं है, इसको जांचने का एक बहुत सरल उपाय ये है कि जो भी दूसरा व्यक्ति है उसके भले के लिए जो कुछ करना पड़े वो आपको बोझ नहीं लगता। जिसको भी आप अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, उसके भले के लिए, उसके साथ संबंध की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े वो आपको बोझ नहीं लगता। यदि वो बोझ लगता है तो मतलब वो आप कहीं ना कहीं उसको ढो रहे हैं। जैसे ऐसे जितने भी बार संबंध की बात करेंगे, माँ और बेटे का उदाहरण लाते, चूंकि वो थोड़ा प्योर वाला संबंध है ना, तो बेटे के लिए जितना भी करना पड़ता है माँ को वो बोझ नहीं लगता। जितना भी कुछ करना पड़ता है वो माँ को बोझ नहीं लगता। यदि दूसरे के बच्चे के लिए उतना करना पड़ रहा है तब बोझ लग रहा है। मतलब अपने बेटे के प्रति तो कुछ स्नेह जैसा मान रखा है, लेकिन दूसरों के बेटे के प्रति वो भाव नहीं है। घर में जब दो बहू होती तो एक का काम दूसरी कर दे रही है, खुशी खुशी कर रही है, तब तो स्नेह है। लेकिन करते करते ये सोच रही है कि सारा मैं ही करूँ क्या, वो देखो महारानी आराम से मोबाइल देख रही है, फिर स्नेह है विरोध है। विरोध दो भाइयों के बीच भी होता है, मित्रों के बीच भी होता है। तो जहाँ हमको दूसरे के प्रति कुछ करने का जब मौका आता है तब हमको वो बोझ लगने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो स्नेह की कमी है। यदि खुशी खुशी करने को हर वक्त तैयार रहते तो वो स्नेह। जैसे छोटी सी कहानी है ना कि कोई एक बच्ची थी जो पहाड़ पे रहती थी, छोटी थी, अपना उससे भी छोटा भाई था, तो उसको उठा के पहाड़ पे चढ़ रही थी। तो उसको कोई बुद्धिमान मनुष्य मिल गया हम जैसा, उसने कहा देखो कितना बेचारी भार उठा के चढ़ रही है। तो उसको रोक के पूछा कि तुम इतनी छोटी हो, इतना भार उठा के चल रही हो, इस बच्चे को उठा के चल रही हो, तुमको भार नहीं लगता? तो बहुत सहजता से उसने उत्तर दिया, ये भार थोड़ी है, तो भाई है। भार थोड़ी है, ये तो भाई है। तो ये भाई को उठा के चलना भार नहीं लगता, बोझ नहीं लगता, मतलब स्नेह है। यदि भाई के लिए कुछ करना पड़ रहा है और वो भार लग रहा है, बोझ लग रहा है, फिर तो स्नेह नहीं है, फिर तो हम उसको संबंधी के रूप में नहीं स्वीकार रहे। तो एक तो इंडिकेशन उसका ये है कि स्नेह है तो दूसरे के लिए जो कुछ करना बनता है वो हमको बोझ नहीं लगता। दूसरा इंडिकेशन उसका ये है कि दूसरे की प्रोग्रेस देख करके हमको अच्छा लगता है। हमको ये नहीं लगता कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ये नहीं लगता कि ये पीछे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो दो भाई में से एक भाई को आगे बढ़ता देख दूसरा उतना ही खुश होता है जैसे उसको खुद को कुछ उपलब्धि हुई हो, तब तो वो प्योर स्नेह है। लेकिन एक की प्रगति देख के दूसरे को ये लगता है, बाहर तो कॉन्ग्रेचुलेट करता ही है जो कुछ करना है,
मन ही मन तो थोड़ा तिलमिला जा रहा है, लग रहा है मैं क्यों ये नहीं कर पा रहा, अब सारा मान पान इसी को मिलेगा, फिर तो वो स्नेह नहीं है। भैया जैसे आपने बोला अभी कि एक माँ एक अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, पर जब दूसरों की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे हटना हो ही जाता है। ये बात मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस की है कि मेरे भी कई भांजे हैं और कई भतीजे हैं। तो जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो लगता है कि अपना सा है, पर जैसे ही मैं किसी के बच्चे से मिलता हूँ तो मुझे वो भाव नहीं आता जो मेरे को अपनों के साथ आता है। तो उसके लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी की ज़रूरत होती है, ये मैंने महसूस किया था। तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगना होगा ना। टाइम भी लगेगा, और जैसा इससे पहले भी मैंने कहा था, जब ये बहन पूछ रही थी आतंकवादी के बारे में, कि पहले तो ये जो अपने लोग हैं उन्हीं के बीच ये स्नेह की निरंतरता रहती है नहीं रहती, वो पहला एक मुद्दा है देखने का। उनमें भी मैक्सिमम मतलब हर टाइम तो नहीं रह पाती। हर टाइम तो नहीं रह पाती। तो जो अपने ही लोग हैं जिनके प्रति तो स्नेह होता ही है, तो वहाँ भी कभी कभी विरोध आ जाता है, नहीं आ जाता है। आता है उनमें भी, और कभी कभी तो जो खास होता है उनसे भी हमें जेलेसी होने ही लगती है कभी ना कभी। तो ऐसे तो सीधा सीधा देखा जा सकता है कि संबंध में जीने की, परस्पर पूरकता से जीने की जिम्मेदारी और निष्ठा हम में है कि नहीं, उससे ही पता चलता है कि स्नेह है या विरोध है। बट यदि ये सीधा सीधा नहीं देख पा रहे तो एक दो इंडिकेशन उसके ऐसे है कि यदि आपको दूसरे के लिए कुछ करना बनता है, वो आपको बोझ लगता है, तो ये कहेंगे कि स्नेह नहीं है। दूसरे के लिए जो कुछ करना बनता है वो आप खुशी खुशी करने को तैयार रहते हैं, तो आप स्नेह के भाव में हैं। दूसरे की प्रगति देख के आपको खुशी महसूस होती है जैसे कोई अपनी ही उपलब्धि हो गई हो, तो वो स्नेह का भाव है। दूसरे की कोई उपलब्धि देख के आपको ईर्ष्या हो रही है, तो डेफिनेटली स्नेह नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो इतने करीबी दिखने वाले और लोगों को लगता है इतने अच्छे से रहने वाले, साथ में अच्छे से रहने वाले लोग हैं, उनकी भी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। बट अब इमेज ऐसी इतनी अच्छी बन गई कि उसको व्यक्त भी नहीं कर पाते, खुद भी स्वीकार नहीं पाते कई बार कि मुझे वाकई में ईर्ष्या हो रही है इसकी, है ना। बट यदि ठीक करना है तब तो स्वीकारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको, ईर्ष्या तो हो रही। भैया जैसे कि आपने भी बोला कि उस ईर्ष्या को स्वीकारने की ज़रूरत है, तो उस ईर्ष्या को स्वीकारना और उसको रिप्लेस करना किसी सही समझ के साथ, तो उसके लिए कम्युनिकेशन एक सही रास्ता है या उसके लिए समझना ठीक है? कम्युनिकेशन और ये सब तो बाहर वाले रास्ते तो ठीक ही है, उसको तो कर ही सकते हैं। पहला तो यह है कि ये मेरे में ईर्ष्या है ये दिखे, और ये ईर्ष्या से मैं बहुत परेशान हूँ ये तो दिखे। हम उतना भर भी देखने को तैयार नहीं होते तो फिर बाहर कुछ भी करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो दिखे कि ये गलत भाव मेरे में है और इस गलत भाव की पीड़ा को मैं झेल रहा हूँ। नहीं, ये बात बहुत मतलब टच हुई थी, क्योंकि हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको एक्सटर्नल सुधारने की कोशिश करता हूँ, जबकि उसको नहीं देखता हूँ कि अंदर ये हो क्यों रहा है। तो फिर जो अंदर हो रहा है उसको तो देखना होगा ना। अगर सही हो गया तो फिर वो बाहर उसको जरूरत नहीं होगी शायद करने की, या बतलाने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ। ऐसे जब देखते हैं कि अपने अंदर ये विरोध है कि अपन किसी से जेलस फील कर रहे हैं, तो फिर उसे कैसे कैसे उसे दूर करें या कैसे उसे जड़ से ख़त्म करें। क्योंकि मैंने अपने अंदर कई बार देखा है और मैं चाहती हूँ उसे जड़ से ख़त्म करना। ऐसे नहीं कि कभी कभी ऐसे सोचती हूँ ठीक है अब नहीं, बट वो तो एक टाइम के लिए उसको टालना हुआ ना, तो उसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। जब आपको पता चले कि हाँ आप किसी से जेलस भी हो रहे हो, आप कभी दूसरों को इम्प्रेस करने में भी लगे हो, तो उसे जड़ से कैसे हटाया जाए। उसका एक तरीका तो यह है कि उसको पहले बहुत ठीक से देख लिया जाए, ऑब्जर्व, कि इससे मेरे खुद में एक परेशानी पैदा हो रही है, तो दुख हो रहा है। दूसरा यह है कि उसके बदले जो सही भाव का विवरण हम दे रहे हैं यहाँ से शुरू करके ना,
विश्वास, सम्मान, स्नेह, इसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विश्वास में आप देखेंगे ही कि दूसरा भी मेरे सुख सुविधा के अर्थ में है, मतलब वो भी मेरा भला चाहता है। सम्मान के भाव को जब अपने में सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे तो ये देखेंगे ही दूसरा मेरे जैसा ही है, तो हम एक दोनों के पूरक है। ये होगा तो धीरे धीरे स्नेह का भाव बनेगा। बिना विश्वास, बिना सम्मान के स्नेह पूर्वक जी लेंगे, ये हो नहीं पाता। दूसरा ये भी है कि ये कई बार जो हम जेलस होते हैं उसमें हमको ये लगता है कि ये जो सुख नाम की वस्तु है उसको पाने में है। ऑन है क्या? वो तो बंद कर दो। अच्छा, ये सुख नाम की जो वस्तु है उसको पाने में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है, या तो ये मुझे मिलेगा या दूसरे को मिलेगा। सम्मान नाम की जो वस्तु है उसको पाने में कंपटीशन है, ये या तो मुझे मिलेगा या दूसरे को मिलेगा। तो जब दूसरा आगे निकलता हुआ दिखता है तो हमको लगता है कि हमारा सुख छीन जा रहा है, हमारा सम्मान ये छीन लेगा। यही जेलसी है, यही ईर्ष्या है। लेकिन हम ये देखें कि सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि या तो उसको मिलेगा या तो मुझे मिलेगा। ये सम्मान कोई ऐसी वस्तु नहीं या तो उसको मिलेगा या तो मुझे मिलेगा। जितनी उसकी स्थिति होगी उतना उसको सम्मान मिलेगा, जितनी मेरी स्थिति होगी उतना मुझे सम्मान मिलेगा। जितना वो अपने में समझदार हो पाएगा, जिम्मेदार हो पाएगा, उतना उसको सुख मिलेगा। जितना मैं अपने में समझदार, जिम्मेदार हो पाऊँ उतना मुझे सुख मिलेगा। अब कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है तो कोई आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों उसकी ईर्ष्या करें? वो हमारा कुछ छीन नहीं लेने वाला, बस उसको जो चाहिए वो पा लेगा। तो यहां से देखते तो फिर हमको कोई प्रतिस्पर्धी नहीं दिखता, फिर हमको ये नहीं लगता कि किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत है। उल्टा हम ये देखते कि अच्छा आप ज्यादा समझ लिए तो अच्छा हुआ कि हम आपसे सहयोग ले पाएंगे ज्यादा। आप ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ गए तो अच्छा है कि आप हमको थोड़ा गाइड कर पाएंगे। तो उनके आगे बढ़ने से हम खुश होते हैं, बट हमने वस्तु रूप में ही इसको, मतलब कोई है ऐसी चीज सुख नाम की या कोई है ऐसी वस्तु सम्मान नाम की जिसको दूसरा आके ले जाएगा, तो वो आगे बढ़ रहा है तो हमको लग रहा है ये हमारा प्रतिस्पर्धी है, हमसे पहले वहां पहुंच जाएगा, हमसे ज्यादा सुख सम्मान ये पा लेगा, इसलिए हमको उसकी ईर्ष्या होती। समझ की कमी के कारण। भैया तो इसका मतलब तो हमने हर चीज को, अच्छा आप एक ही जगह काम करते हैं, चाहे एक ही कंपनी में है या एक ही स्कूल में है या एक ही जगह है। अब आपको लगता है कि या तो जो मेरा कलीग है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर ले तो वो सम्मान पा ले, या मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर लूँ तो मैं सम्मान पा लूँ। तो फिर आपकी स्पर्धा चलती रहेगी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या चलती रहेगी। लेकिन आप ये देखें कि अल्टीमेटली तो ये जो जिस स्कूल के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका भला करना है। एक बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए हम दोनों काम कर रहे हैं। हम दोनों साथ साथ मिलके कुछ अच्छा करें। तो थोड़ा बड़े स्केल पे भी इसको सोचेंगे तब भी ये दिखता है कि अल्टीमेटली तो एक कोई बड़े लक्ष्य के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम कर ले। जो फल मिलेगा वो तो आप भी भोगेंगे, मैं भी भोगूंगा। जैसे परिवार में कोई काम करना है, कौन ज्यादा काम कर लेगा, इसकी कंपटीशन करने के बदले परिवार ठीक से चले ये प्रायोरिटी है। जो यदि ठीक चल रहा है उसमें कोई भागीदारी कर रहा है, कुछ हम भी भागीदारी कर रहे हैं, फल तो सबको ही भोगेंगे। लेकिन ये या तो ये सुखी होंगे या मैं सुखी होऊंगा, या तो इनको सम्मान मिलेगा या तो मुझे सम्मान मिलेगा। ऐसा मान के जीते हैं तो फिर कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो स्नेह पर तो ये एक ही स्लाइड है, इतनी ही बात है। तो इस पर आपका कोई डाउट ना रहा हो तो हम आगे के भाव की ओर प्रस्थान करते हैं। ममता कह रहा है कि जो भी हमारे संबंधी है उसके शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी हम लेते हैं।
उसको क्या कहते हैं? ममता। और संबंधी को मैं के प्रति जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ कि उसको समझदार जिम्मेदार बनाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं वो है वात्सल्य। इसको थोड़ा ठीक से आराम से समझते हैं तो आप जिस किसी को भी अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, उनके खाने पीने का, उनके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का, उन सबका ध्यान रखते ही है, तो आप उनके प्रति ममता का भाव महसूस करते हैं। साथ ही वो गलत मान्यताओं से बचे रहे, गलत सोच विचार से बचे रहे, गलत भाव से बचे रहे, उनकी भी सही समझ बने, सही चीज़ों की ओर ध्यान जाए, ये भी आप अपनी जिम्मेदारी के रूप में महसूस कर पाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसी भाव को वात्सल्य। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ममता जो है वो माता में ही होती है, किसी में भी किसी के प्रति ममता हो सकती है। पुत्र में भी माँ के प्रति ममता हो ही सकती है, और जब माँ वृद्ध होती है तब वो दिखता भी है। जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है वैसे पुत्र उन माँ का ख्याल रखने लगता है, या बेटी माँ का ख्याल रखने लगती है। या कई बार हमको अपने मित्र के प्रति भी ये भाव दिखता है। तो जब भी हम किसी के शरीर की जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं, उसके पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, तो वो भाव ही क्या है? ममता का भाव। पिता में भी ममता का भाव होता है। और जब हम अपने संबंधी के समझदारी के प्रति जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, उसको समझदार जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, तो वो वात्सल्य है। तो माँ भी अपने बेटे को संस्कार देना तो चाहती है, उसको समझदार जिम्मेदार बनाना चाहती है, तो माता में भी वात्सल्य होता है। मित्र के प्रति भी वात्सल्य हो ही सकता है। बेटे बेटी को अपने मम्मी पापा या दादा दादी के प्रति भी वात्सल्य हो ही सकता है। तो जब भी आप किसी के शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं, तब वो ममता है। वो जो भाव है वो उसको समझदार जिम्मेदार बनाने का जो भाव बनता है वो वात्सल्य है। जनरली ये दिखता है कि माता में ममता प्रधान रूप में रहती है, वात्सल्य थोड़ा थोड़ा गौण रहता है। पिता में वात्सल्य प्रधान रूप में रहता है, ममता थोड़ी गौण रहती है। जनरली ऐसा होता है। हर वक्त ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं। कोई कोई माताएं भी या कोई कोई स्त्री भी ऐसी होती है जो वात्सल्य को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, ममता को कम प्रायोरिटी देती है। प्रायोरिटी देना भी वो शब्द ठीक नहीं है, बट उनमें वात्सल्य की प्रधानता ज्यादा दिखती है। वो बच्चा ठीक कर जिए, समझदार बने, जिम्मेदार बने, वो ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है। जैसे पिता को देखेंगे तो बच्चा कोई गलती करेगा तो कहेगी आज शाम रात को खाना मत दो, या रूठ गया है तो भले रूठने दो, है ना। तो क्या प्रायोरिटी में रखते? वात्सल्य। संस्कार मत ना बिगड़े उसके। माँ को लगता है पहले खिला तो लो फिर समझाना आराम से, शरीर ना बिगड़े। लेकिन कई बार उल्टा भी होता है। कोई पिता में ममता ज्यादा दिखती है, कई बार कोई माता में वात्सल्य ज्यादा दिखता है। बट मूलतः देखे तो ये हर व्यक्ति में हर किसी के प्रति होता ही या दिखता ही है, देख ही सकते हैं। तो ये ममता और वात्सल्य के भाव है। ममता का बहुत प्राइमरी स्टेज तो ये है कि अपने ही बेटे को खिलाते रहना। थोड़ा ठीक से जब ममता का भाव पहचान में आता है तो दिखता है कि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी तो अपने ही हैं। फिर सभी के प्रति ये भाव फैलता है। वात्सल्य में भी लगभग यही होता है। अपना बेटा बेटी कुछ करे तो ठीक है, दूसरे जो करे करने दो। लेकिन जो खासकर शिक्षक बन जाते हैं उनका फिर ये पूरे क्लास के प्रति लगभग फैल जाता है, और फिर धीरे धीरे समाज के सारे बच्चे बच्चे के प्रति फैलने लगता है।
नीचे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो स्नेह होता है उसके सहज प्रतिफल के रूप में ही ममता और वात्सल्य दिखते हैं। क्योंकि आप जैसे ही किसी को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, स्नेह के रूप, अपने स्नेहीजन के रूप में स्वीकारते हैं, उसी क्षण आप में ये ममता और वात्सल्य के भाव दिखने लगते हैं। वरना संबंधी के रूप में स्वीकारने का मतलब भी क्या हुआ? ना तो उनके शरीर का ध्यान रख रहे, ना उनके समझदारी जिम्मेदारी का, उनके संस्कारों का ध्यान रख रहे। तो जैसे हम किसी को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं तो उनके शरीर के पोषण संरक्षण के स्वीकृति का भाव भी और उनको समझदार जिम्मेदार बनाने के प्रति भी हमारी स्वीकृति बनती है, वो भाव बनता ही है। आज घरों में देखें तो क्या ये दोनों सुनिश्चित हो पा रहा है या अधिकांश समय ममता का ध्यान रखा जा रहा है? जैसे 2 टाइम रोज खाना तो दे ही दे रहे बच्चों को भी, ममता का तो पूरा निर्वाह हो रहा है, लेकिन उनके एक एक संस्कार का ध्यान रखते हुए उनके जो जीवन है, जो मैं है, उसमें कुछ गलत आ नहीं गया आज के दिन में, कुछ उसको भी चेक कर रहे कि नहीं कर रहे। उतना बारीक भी ध्यान जा पा रहा है कि नहीं पा रहा, इसके संस्कार तो बिगड़ नहीं रहे। तो ये तो अच्छा ही है, भोजन तो उपलब्ध कराए दे रहे, बड़े भाव से ही करा रहे, साथ साथ वात्सल्य वाला भाव भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, इतना ठीक है ना? ममता वात्सल्य में मैं ये मान ले रहा हूं कि आप लोगों तक बात पहुंच गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपका, तो आगे बढ़ जा रहा हूं। श्रद्धा किसको कह रहे हैं? तो श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। ये क्या होता है ना, भाव के बारे में सारी परिभाषाएं तो दे देते हैं, लेकिन जब तक ये भाव क्या है ये नहीं करते तब तक ये परिभाषा सिर्फ शब्द रह जाते हैं। तो आप यदि सिर्फ परिभाषा सुन सुन के उसको याद रखने का या उससे समझ लेंगे ऐसा प्रयास कर रहे तो ये सब बोझ बनेगा बहुत। 9 भाव की 9 परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, लेकिन इनको देखने का प्रयास करेंगे, इनको अपने में जांचने का प्रयास करेंगे तो भाव दिखेगा, भाव पकड़ में आएगा, फिर ये आसान हो जाएगा काम। श्रद्धा किसको कह रहे? श्रेष्ठता की स्वीकृति। अब ये कहेंगे कि श्रेष्ठता किसको कह रहे? तो जिनमें जो हमने मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था, चारों लेवल की जो हार्मनी की बात करी, उन चारों लेवल की जो समझ है उसी को क्या कह रहे? श्रेष्ठता। सही समझ की पूर्णता, समझदारी की पूर्णता को ही क्या कह रहे? श्रेष्ठता। जिस किसी में भी ये श्रेष्ठता हमको दिखती है और हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसी भाव को कहते हैं श्रद्धा। किसी व्यक्ति में हमको ये सही समझ की पूर्णता दिखती है और उसकी एक स्वीकृति होती है कि हाँ आप में सही समझ की पूर्णता है, तो वही उनके प्रति श्रद्धा है। श्रेष्ठता में और विशेषता में अंतर है। श्रेष्ठता किसको कह रहे? सही समझ की पूर्णता, इसको श्रेष्ठ होना कह रहे। विशेषज्ञ होना किसको कह रहे? किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारा कोई विशेष फील्ड में कोई ज्ञान होना, उसको विशेषज्ञ कह रहे। जैसे कोई कलाकार है, किसी एक कला में तो वो बहुत निपुण है, तो उसको विशेषज्ञ कहेंगे कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका ज्ञान, आपकी मास्टरी है, तो वो विशेषज्ञ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सही समझ की पूर्णता है, वो एक अलग मुद्दा है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है,
तो उसको विशेषज्ञ कहेंगे। लेकिन अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का उपयोग करके वो दुनिया के सारे कंप्यूटर हैक भी कर सकता है, बैंक अकाउंट से पैसे भी ले सकता है, तो उसको विशेषज्ञ कहेंगे पर श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा अभिनेता है, अभिनय में बहुत मास्टर है, तो उसको विशेषज्ञ कहेंगे, लेकिन वो अपने अभिनय से नेगेटिव मैसेज भी समाज में दे ही सकता है। ऐसा अभिनय करके नेगेटिव बातों को भी समाज में फैला ही सकता है, तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, उसको विशेषज्ञ कहेंगे। तो ये श्रेष्ठ होना और विशेषज्ञ होना, ये दोनों अलग बात है। ये दोनों अलग बात है, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि इससे हमको ये जानने का मौका मिलता है कि हम प्रयास कहाँ कर रहे हैं। श्रेष्ठ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि विशेषज्ञ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जबकि विशेषज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। किसी एक फील्ड में आप मास्टरी पा ले, किसी एक विशेष क्षेत्र में आप ज्ञाता हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये सही समझ की पूर्णता वाला भाग भी अपने में हो, तो हम अपने ज्ञान का, अपनी जो स्किल है, जो अपनी कला है, उसका सदुपयोग कर पाएंगे, समाज के भले के लिए उसको यूज कर पाएंगे। श्रेष्ठता में और जब हम विशेष होने में प्रयास करते हैं तो अंतर क्या है? तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उसकी पहचान ही ये है कि वो दूसरे को अपने स्तर पर उठाने का प्रयास करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी उस लेवल पर लाने का प्रयास करता है। जबकि विशेषज्ञ है सिर्फ और दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता है, तो वहां यह दिखता है कि दूसरों को आगे आने से रोकता है। जैसे मैं बहुत बड़ा वकील बन गया तो मेरी विशेषज्ञता हो गई कि भीलवाड़ा में मुझसे अच्छा वकील कोई नहीं है, तो अब मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे जैसा और कोई ना हो, वरना मेरी विशेषता तो चली जाएगी, मेरे जैसे दो चार हो जाएंगे, तो फिर मैं कहाँ का विशेष रहा। तो उसमें मैं दूसरे को उस स्तर तक आने से रोकने का प्रयास करता हूँ। जबकि श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो दूसरों को उस स्तर तक लाने का, वहां तक उठाने का प्रयास करते हैं। उसी का थोड़ा फर्क यहाँ पर अलग करके दिया हुआ है। तो जब भी आप श्रेष्ठ है या जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है वो ये देखता है कि दूसरा मेरे जैसा है, उसके साथ मेरी पूरकता है, तो उस भाव की निरंतरता बिना शर्तों के बनी रहती है और मैं उसको अपने जैसा बनाने में सहयोग करता हूँ। प्रतिस्पर्धा में यह है कि दूसरा मेरे जैसा नहीं है, मैं तो उनसे विशेष हूँ, मैं तो दूसरों से बेहतर हूँ, तो मेरा भाव मान्यता पर आधारित, शर्तों पर आधारित होता है। कभी मैं दूसरों का पोषण करता हूँ, कभी दूसरों का शोषण करता हूँ और अल्टीमेटली उसको, है ना, वहां आने से रोकता हूँ। तो इस भेद रखने के लिए हावी होने, चालाकी करने, शोषण करने का प्रयास करता हूँ, कैसे भी करके उसको रोके रखूं या मैं उससे आगे बढ़ता रहूं, ताकि मेरी विशेषता बनी रहे, कोई मेरे लेवल तक आ ना जाए, कोई मेरे जैसा दूसरा बन ना जाए। लेकिन श्रेष्ठता जो है वो एक निश्चित बिंदु है, यही समझना है, उतना समझ लिया तो हो गया काम पूरा। सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है, अब दूसरा आपसे आगे ना निकल जाए, उसके लिए आप कितना खेलेंगे, कितने रिकॉर्ड बनाएंगे, तो कभी तय नहीं हो पाएगा। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, समझदार व्यक्ति बनना है, तब तय है। इतना समझना है, अपने को समझना है, परिवार को समझना है, समाज को समझना है, प्रकृति को समझना है, उसमें ठीक से जीना है। इतना तय हो सकता है, उसमें एक लेवल की तृप्ति, एक लेवल पे पहुंच कर तृप्ति पाई जा सकती है। तो मुझे सबसे अमीर होना है, इसमें कोई तृप्ति नहीं है, लेकिन मुझे समृद्ध होना है,
तो हो सकते हैं। फिर उसमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई आगे निकल जाए कोई पीछे रह जाए वो कोई मुद्दा नहीं है। उल्टा कोई पीछे रह जा रहा है तो सहयोग करेंगे, तुम भी समृद्ध हो जाओ। तो ये जो श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव है उसी को कह रहे श्रद्धा। अभी तो अवार्ड ही उसको मिलता है जो दूसरे को पीछे छोड़ देता है। जो बच्चा फर्स्ट आ जाए उसको अवार्ड है, जो हाउस दूसरे को पीछे छोड़ दे उसको अवार्ड है। तो अभी तो दूसरे से आगे निकलना, पीछे छोड़ना ही सम्मान का आधार हो गया इस समय शिक्षा में। जबकि हम यहाँ ये बता रहे हैं कि उसी से कारण सारा ईर्ष्या, द्वेष और विरोध, गुस्सा, झगड़ा, युद्ध सारा उस प्रतिस्पर्धा के कारण ही हो रहा है। हाँ, अब तो स्कूलों में वो जैसे तो कॉलेज में था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसे अब तो प्राइमरी स्कूलों में भी स्टार ऑफ द वीक देने लगे हैं। यहाँ चलता है, वहाँ भी चलता है। फिर क्या होता है, यही बच्चा जब आता है इस नौकरी में या बिजनेस में, तो वहां भी वही कोशिश करता है फिर वो हाँ। कि मेरे जितने कंपटीटर उनको क्रश कर दूंगा, बिल्कुल मोनोपोली। तो उस वक्त कितना ही पैसा आ जाए। अभी जो मैं देख रहा हूं, मुझे कई 100 करोड़ से ज्यादा वाले उद्योगपति कहते हैं, लाइन बताओ। मैंने गजब कर रहे हो यार, 2-3 फैक्ट्री चल रही है और जाना कहाँ आपको। अभी वो क्या कि अपने साथ वाले को देख रहे हैं, इससे आगे निकलना है ना। पहले भिलोड़म नंबर 1 बनना है, और उसमें आपके दिन की नींद भी गई, दिन का चैन भी गया, रात की नींद भी गई, क्योंकि दूसरा भी तो दौड़ रहा है। तो सारी शिक्षा से जो मानसिकता मिली कंपटीशन की, वो नौकरी व्यापार में आके समाज को और दूषित ही कर रही है, प्रदूषित ही कर रही है। और सारी दुनिया की समस्याओं की जड़ ही ये एक मानसिकता है, प्रतिस्पर्धा। तो सारी बीमारियों की जड़ यही है, घर से लेकर और दुनिया तक। हर युद्ध जो अभी तुम कह रहे थे भी कि युद्ध खाली वही नहीं हो रहा है, घर घर में हर 2 संबंध में हो रहा है। तो कारण तो यही है। तो 3 भाई हैं, एक ने ज्यादा कमा लिया तो उसको सम्मान ज्यादा है। स्टार ऑफ द वीक और उस सब में फिर ये बच्चे नहीं लड़ते, माँ बाप ज्यादा लड़ते हैं। हाँ, स्टार ऑफ द वीक और ये सब जो स्कूल में बनाते हैं ना, और फिर जब उनके घर जाया जाए तो बोलते भी ऐसा है, मेरे बच्चे को तो आज तक 3 बार स्टार ऑफ द वीक बना दिया गया, उसका बच्चा तो अभी एक भी बार नहीं बना है। और एक बच्चा ये बता रहा था, प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ ये होता है कि जो टीचर जितने एडमिशन करवाएगा उसको उतने पॉइंट मिलेंगे, और जिसके इतने से ज़्यादा पॉइंट हुए उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो टीचर सब क्या करते हैं, जो भी बड़े बच्चे होते हैं उनको एक एक करके पूछते हैं तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है क्या। तो अभी ये जो बता रहा था उसने कहा कि मुझे पहले एक टीचर ने पूछा, एक शिक्षिका थी, उन्होंने कि तुम्हारे कोई छोटा भाई बहन है क्या। तो बोले हाँ मेरी बहन है। तो बोले तुम्हारे पापा का नंबर लिखवाओ। तो पापा का नंबर लिख के चली गई। फिर दूसरी टीचर आई तो पूछे तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है क्या। तो उसने हाँ हाँ है। तुम्हारे पापा का नंबर लिखवाओ। तो उसने लिखवाया। अब शाम को उनके घर पहले एक टीचर का फ़ोन आया, फिर जब दूसरी ने फ़ोन किया तो कहा कि एक बार तो फ़ोन आ गया आपका, कितनी बार करोगे। तो बोले किस टीचर का फ़ोन आया था। तो नाम भी बता दिया उन्होंने कि इस टीचर का फ़ोन आया था। दूसरे दिन वो मतलब लड़ पड़ी 2 टीचर, तुमने क्यों फ़ोन किया उसके घर, पहले मैंने नंबर लिया था। वो बोले नहीं पूछो इससे पहले किसने नंबर लिया था। तो बच्चा घर आके बताता है आज तो बहुत मजा आया। तो मुझे क्या हुआ कि 2 टीचर बहुत लड़ी खूब चला। नहीं, और देखा जाए ना तो देखो समृद्धि का भाव भी इसलिए नहीं आ रहा। मैं देखा कई पैसे वालों के बीच में जाता रहता हूँ ये बात करने के लिए, तो मैंने देखा कि जब तक कंपटीशन का भाव रहता है तब तक समृद्धि आ कैसे सकती है। उसे लगता है दूसरे से कम है मेरे पास और चाहिए, और अगर ज्यादा भी है तो लगता है दूसरा आगे नहीं निकल जाए इसलिए और कमा लो, इतना गैप हो जाए कि निकल ही नहीं पाया कोई आगे। तो अभी जिसमें पहले वाली स्लाइड किसमें आया भी था कि दूरी को बढ़ाए रखने का। हाँ, कहीं था ना, एक लाइन थी ऐसी, मैं पढ़ रहा था। हाँ, भेद को बनाए रखने, हावी होने, चालाकी करने, शोषण करने का प्रयास। हाँ, प्रतिस्पर्धा, दूसरे को अपने जैसा होने से रोकते हैं,
भेद को बनाए रखने, हाँ गैप बना रहे। तो मैंने देखा इसलिए पैसा आने के बाद भी आदमी को शांति नहीं है और चाहिए। अरे मन का सबसे तो आगे हो यार। नहीं नहीं, अभी उनको डर रहता है कोई हम सो रहे हैं पता पड़ा दूसरा निकल लिया आगे। तो ये समृद्धि का भाव आता ही नहीं है जब तक कि ये शिक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं छोड़ेगी लाना, मानसिकता में बैठा दिया ये। धन्यवाद। माइक में बोल दो। नहीं, जब तक मैं और शरीर का, जैसे कल हमने देखा था कि अपन मैं की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जो सुविधाएं, तो जब तक मैं और शरीर की जरूरत तो इन सबको पता नहीं चलेगा तब तक तो ये चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा, ठीक बात है। तो इसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। परिवार और है, उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी जो बेटी है 10वीं में पढ़ती है, तो वो क्लास में माँ बाप बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुमको कुछ आता है तो अपने दोस्तों को मत सिखाओ, वरना वो तुमसे ज़्यादा नंबर ला देगा। तो तुमको जो आता है अपने पास रखो, कुछ डाउट है तो किसी से सीख लो, बट कोई तुमको पूछता है तो मत सिखाओ। ये बात उन तक पहुंची तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके माँ बाप, फ्रेंड्स के थ्रू माँ बाप को इन्विटेशन भिजवाओ कि हमारे घर, मतलब खेत में रहते हैं तो फार्म हाउस है, वीकेंड मनाने आओ, कभी शाम को 3-4 बजे आ जाओ, रात का भोजन साथ में करके जाएंगे। तो सबको बुलाया, तो कल 15-20 लोग जमा हुए, सबके साथ बातें की और थोड़ी मैत्री की, थोड़ा सबको ये सब जो भी उन्होंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया, फिर साथ में भोजन करके सबको भेजा घर। कोशिश यही की कि ये मानसिकता मत दो बच्चों को, बट ये सब हो रहा है, काफी जोर शोर से हो रहा है ये कंपटीशन वाला। मतलब एकदम उल्टे संस्कार हो गए ना कि जो भी तुमको आता है अपने किसी दोस्त को मत सिखाओ, ऐसा भी करने लगे हैं। हाँ, फिर इसमें तो क्या, तो वो कंपटीशन एक बार बैठ गया मन में तो फिर तो सही गलत क्या होता है, नैतिकता नहीं तो कुछ नहीं है, फिर तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। और जो आपने ये फोन का बताया उससे भी मुझे एक घटना याद आई। एक ऐसे में अहमदाबाद में जब रहता था तो मेरे एक शिक्षक थे, तो उनके ट्यूशन क्लास पे कभी जाता था, तो एक लड़की का देखा मैंने फोन, उसे कहा कि घर पे फोन करना है, तो फोन निकाला तो एकदम टूटा हुआ था। तो मैंने कहा तो तुम्हारा टूट गया है फोन, तो वो हंसने लगी। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? तो उसके दोस्त ने कहा कि टूटा नहीं है, इसने तोड़ा है पटक पटक के। तो मैंने पूछा कि क्यों तोड़ा? तो बोले कि इसके दोस्त थे जो इससे अच्छा मोबाइल ले आए तो इसको नया चाहिए, लेकिन माँ बाप बोल रहे थे अभी तो लाए हैं। तो बोल रहे अब तो दिलाएंगे ना, अब तो तोड़ दिया पूरा, देखो तोड़ दिया फोन, अब नया दिलाओ आप अच्छा वाला। हाँ, वो तो ही देखो ऐसा कि जब ये मन में बैठ गया फिर तो कल्पनाशीलता चलती है, नए नए आइडिया निकालते हैं। अभी बच्चे ने आइडिया निकाला कि इसको तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, तब जाके घर वाले बोलेंगे तो टूट गया तो दिलाओ भाई इसको। लेकिन उसके साथ में ये बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा कि ये कितने हजार का है, या उसके लिए माँ बाप ने कितनी मेहनत की है, या बहुत पैसे भी है तो भी कोई वस्तु है उसके प्रति जिम्मेदारी तो है नहीं है। तो वो सब तो बहुत किनारे हो गया है। अभी जो बात वो कंपटीशन और ये प्रतिस्पर्धा की चल रही है, तो मैं देखती हूँ मेरे घर में भी कि मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं 7 साल के, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ स्कूल वापस आते हैं, सब काम साथ में करते हैं। फिर जब उनके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तब पापा मम्मी उनको बोलते हैं इस बार तेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। फिर जब वो ज़्यादा नंबर लेके आता है तो अगली बार उसको बोलेंगे अब तेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। इस बारे में मतलब मैं बात करने की कोशिश भी करती हूँ, पर उन तक ये पहुँचता है कि मैं उन्हें पढ़ने से रोक रही हूँ। उनका ऐसा है कि अगर कंपटीशन नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बिना कंपटीशन के तो पढ़ ही नहीं सकता बच्चा, आगे कैसे पढ़ेगा वो। तो उन तक ये जाता है कि मैं तो खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर नहीं रही हूँ, तुम उनको भी नहीं करने दोगी, उन तक ये पहुँचता है। तो मेरा सवाल ये है कि उनसे क्या बातचीत करनी चाहिए इस बारे में, या जो जैसा चल रहा है उसको ऐसा चलने दो, या इसको अगर ठीक कर सकते तो कैसे? ऐसा वही जैसे हम सभी लोग अभी बात कर रहे हो, तो ये है कि ये सब समझना पड़ेगा ठीक से। बट छोटा सा सवाल ये तो पूछ सकते हैं कि ये क्लास में फर्स्ट लाना चाहते हैं आप, या वाकई में समझदार जिम्मेदार बनाना चाहते हैं? ये नंबर लाना ना, ये अनिश्चित बिंदु है,
जैसे कहा था ना अभी कि आईआईटी में आप चले जाओ, आप अपने जिले के टॉपर हो सकता है आईआईटी में आप 100वें नंबर पे आ रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका नॉलेज कम हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि आपका फिजिक्स की जो स्किल थी या फिजिक्स का जो आपका नॉलेज था वो कम हो गया, मैथ्स कमजोर हो गया, वो तो वैसा ही है बल्कि और बड़ा है। तो धीरे से इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहिए कि देखो अल्टीमेटली ये चीज़ें काम नहीं आती कि आप क्लास में किस नंबर पे पास हुए, जिंदगी में काम तो वही आता है कि आप समझे कितना, जिम्मेदार कितना हुए। वो ध्यान जाता है तो भी थोड़ा बहुत तो कम होता है। आज के दिन आप में सब जितने भी जिन सफल लोग हैं भीलवाड़ा के, उनमें से कितनों के बारे में आप ये पूछते हैं कि आप 10th में किस नंबर पे पास हुए थे, 12th में किस नंबर पे पास हुए थे, कितनों के बारे में पूछते हैं? देश के जो भी सफल लोग हैं उनके कितने के बारे में पूछते हैं आप कौन से नंबर पे पास हुए थे? हमको पड़ी भी नहीं है, चाहे फेल भी हुए हो, जो भी हुआ हो। तो इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया जा सकता है कि ये मायने क्या रखता है, ये कौन से नंबर पे पास हो रही है या कितना समझदार जिम्मेदार हो रही है। उसके साथ थोड़ा ये भी ध्यान दिलाया जा सकता है कि देखो ये नंबर लाने में तो स्पर्धा हो जा रही है, ठीक से पढ़ने में, समझदार होने में, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने का भाव आ रहा है। तो संस्कार रूप में क्या देना ज्यादा ठीक है, वो भी मतलब संवाद ठीक से ही करना पड़ेगा। ये सब लेक्चर लेने के मूड में नहीं करेंगे, बट धीरे से ये ध्यान दिलाया जा सकता है। क्लास में फर्स्ट तो एक ही बच्चा आ सकता है, बट समझदार तो सारे ही हो सकते हैं। मैथ्स में हाईएस्ट नंबर, मतलब वो पहले नंबर पे तो एक ही आ सकता है, बट मैथ्स तो हर कोई सीख सकता है। जैसे परसों पर एक पीपीटी पे चर्चा की थी कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, आईएएस बनो, किसान बनो, कुछ ही बनो, घूम फिर के अल्टीमेटली सुख समृद्धि लक्ष्य है। तो उसको भी ढंग से समझा जाए तो ये इतनी आत्महत्याएं जो कोटा में या बाकी जगह होती है, सीकर में है, सीकर भी बड़ा सेंटर कोचिंग का राजस्थान में, इसके बाद कोटा के बाद दोनों जगह आत्महत्या खूब हो रही, तो वो रुक सकती है। वैसे ही ये जो पीपीटी है ना, इस पीपीटी को ढंग से अगर शिक्षा में आ जावे, समझा दिया जावे, तो टेंशन डिप्रेशन होगा ही नहीं। क्योंकि अपने को समझदार बनना है। बहुत बढ़िया बात बोली ना तुमने कि हम कोई जिसको भी सफल मानते हैं उससे पूछते थोड़ी तुम कितने पढ़े लिखे हो। अब तो पता ही नहीं कि डिग्री पढ़ी कहाँ है, हाँ वो कागज कहाँ पड़ा मालूम ही नहीं है। सही बात है। तो ये बिना वजह हमने अपने बच्चों को झोंक दिया है इसमें। नहीं, मुझे भी याद है एक समय पे मुझे अपने 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज पॉइंट के पीछे के अंकों के साथ भी याद थे, आज आगे वाले भी शायद याद नहीं है। ठीक बात है। हम ही भूल जाते हैं खुद, दूसरों का तो छोड़ो ना, हम खुद ही उसको एक टाइम के बाद महत्व नहीं देते, जबकि वो एक समय तो खून पसीना एक कर दिया था उतने परसेंटेज लाने के लिए, आज हमको ही याद नहीं है। और जितनी समस्या है वो उससे सॉल्व भी नहीं होती। जिंदगी में जितनी समस्या है वो डिग्री देखते रहने से थोड़ी सॉल्व होती कि डिस्टिंक्शन के साथ मिली हुई डिग्री है। तो सही में जैसे वो पीपीटी, ये पीपीटी, अभी बीच में भी पीपीटी आई थी, वो सम्मान का जब समझा रहे थे, उसमें भी आया था कि अल्टीमेटली टेंशन, फिर दबा, निराशा, फिर आखिर में आत्महत्या। तो ऐसी कई पीपीटी हैं जो ढंग से अगर बच्चों को समझाए जाए तो बिना वजह। बट उसमें एक वो भी है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये सिर्फ पीपीटी का महत्व नहीं है, ये जो पूरा फ्लो बना है उस फ्लो में जब वो पीपीटी आती है तब वो आपको इतनी इंपॉर्टेंट लगती है। आप सिर्फ ये पीपीटी ले जाकर स्कूल में दिखा दो। हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ ये हाँ। शिविर में अगर कराया जाए बच्चों को तो कई ऐसे पड़ाव आते हैं, कई ऐसी पीपीटी आती है जहाँ पे उनको ध्यान जाएगा, अरे बिना वजह ऐसी की तैसी हमने घर की भी कर दी, नेचर की भी कर दी, पूरी दुनिया की कर दी ऐसी की तैसी। जैसे वो लक्ष्य वाला भी सबको बहुत अच्छा लगा था, संभावित रास्ते और लक्ष्य, लेकिन उससे पहले ये सुख क्या है, सुविधा क्या है, समृद्धि क्या है, संबंध क्या है, इसको 2 दिन तक चर्चा की थी ठीक से, उसके बाद वो हमको जाके टच किया था। अभी सीधा वो पीपीटी असर नहीं करेगा कि सामने इतनी रिसेप्टिविटी नहीं बनी उसकी। तो इसलिए ये पूरा जो शिविर है उसमें जहाँ फ्लो में जो आता है वो उसलिए इतना असर करता है, जो सिर्फ आ जाके बैठा है उसके लिए भी इतना शायद नहीं महत्वपूर्ण होगा जितना जो लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं उनके लिए। तो पूरे क्रम का महत्व है।
एक और भाव है गौरव का भाव। ये जो श्रेष्ठता है, किसी व्यक्ति में उस श्रेष्ठता की पूर्णता तो नहीं हुई है, लेकिन किसी व्यक्ति ने श्रेष्ठता को पाने का प्रयास तो किया है, तो उसके प्रति जो भाव बनता है वो है गौरव का भाव। श्रेष्ठता को पाने के लिए जो प्रयास किया है, और जिस भी लेवल की मतलब पूर्णता भले नहीं हुई बट थोड़ी बहुत श्रेष्ठता भी पाई है, तो उनके प्रति गौरव का भाव होता है। और जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। तो जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, उनके प्रति जो भाव बनता है वो गौरव का भाव। जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, वो कृतज्ञता का भाव। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये शिविर जो हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप किन्हीं लोगों प्रति तो कृतज्ञ होंगे कि जिनके कारण से ये शिविर हो रहा है, उन लोगों के प्रति कौन सा भाव बनता है? कृतज्ञता का। यदि आपसे कहा जाए कि इसकी लिस्ट बनाइए किन किन लोगों के प्रति कृतज्ञ है, तो करना चाहे तो शुरू करके देखिए। बस ये शिविर हो रहा है, उसके लिए आप किन किन लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। या लिखना चाहे तो लिखिए, बस सोचना चाहे तो सोचिए कि ये शिविर हो रहा है और आपकी श्रेष्ठता के लिए कुछ सहयोग मिल रहा है आपको, उसके लिए आप किन किन लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। जी, ऐसे अगर शिविर के प्रति देखें तो जिनकी वजह से यहाँ आए हैं, आप ऐसे समझा रहे हैं, जिन्होंने पीपीटी बनाई है, मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे पापा जो हमें यहाँ छोड़ते हैं घर पे, जब ये वीडियो ये सब हो रहा है, गद्दे जिसने रखे, जिसने भवन दिया है, तो एक ना एक तरीके से तो वो सब हमारी श्रेष्ठता में थोड़ा थोड़ा योगदान ही दे रहे हैं। तो इनके प्रति कृतज्ञ। अरे गजब, देखो पहले शिविर में उसने कहा और ये पकड़ पाई कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसने ये पीपीटी बनाई, जिसने ये बोर्ड बनाया, जिसने कैमरे का आविष्कार किया, जिसने ऑडियो का आविष्कार किया, जिसने भवन दिया अग्रवाल समाज ने, है ना। तो अगर देखें तो एक इस एक्सरसाइज से हमको पता पड़े दुनिया के हर व्यक्ति के प्रति, पूरे प्रकृति के प्रति कृतज्ञता आ जाएगी कि सबके सहयोग से 2 लाख साल की मेहनत मानव जाति की भी, तब जाके उसमें इस तरह के भवन बनने की डिजाइन निकली, इस तरह के कैमरे बनने की डिजाइन निकली, इस तरह के ऑडियो सिस्टम, इस तरह के बोर्ड, इस तरह के पीपीटी, इस तरह के प्रोजेक्टर, इस तरह के कपड़े, इस तरह के गद्दे सब है। तो ये सबका भूमिका है। हमको आज हम आराम से बैठ के सब ये सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो एक एक्सरसाइज से पूरी दुनिया के प्रति कृतज्ञता आएगी, पूरी दुनिया के प्रति। जी, फर्स्ट क्लास। तो जैसे ये प्रोजेक्टर काम तो कर रहा है, बट किसी ने बनाया, किसी ने खोजा, इसके लिए जो प्लास्टिक यूज हुआ, इसके अंदर जो मेटल यूज हुआ, वो कहीं से आया, किसी ने खोद के निकाला, उस पर किसी ने प्रोसेस किया। ऐसे सब आप जितने विचार फैलाते जाएंगे किसी एक छोटी सी घटना को लेकर के, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया के तक वो फैल जाएगा। जब भोजन की एक थाली आपके सामने परोसी जाती है, उसके लिए कितने लोगों के प्रति कृतज्ञ है? तो पहले तो जिसने बनाया, जिसने परोसा, फिर जहाँ से लाया गया, जिसने उगाया, हाँ, ऐसे धीरे धीरे देखेंगे ये थाली किसने बनाई, इसके लिए स्टील मेटल सब कहाँ से आया, थाली का आविष्कार किसने किया। ऐसे धीरे धीरे देखेंगे तो कोई एक छोटी सी घटना से शुरू करके यदि हमारा भाव फैलता जाएगा, तो एक अच्छी अनुभूति ये होती है कि हम आज जिंदा भी है, पूरी धरती की कृतज्ञता, पूरी मानव जाति की प्रति कृतज्ञ है। ये जो समझ भी पा रहे हैं, उसके लिए भी कोई 2-4 लोगों के प्रति नहीं, बट पूरी मानव जाति की अब तक की मेहनत का रिजल्ट है कि इतना ठीक ढंग से हमको ये चीजें मिल पा रही है। और क्या, भाषा बनाई, और भाषा में ये मैं और शरीर और ये सब शब्द पहले से है, हमको उसका परंपरा में उसका मतलब पता है, इसलिए हमको बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। हम बस यही कहते हैं कि हम मैं हूँ और शरीर है, तो आप लोगों को स्वीकृत हो जाता है।
वरना किसी ऐसे देश की कल्पना करिए जहाँ अभी तक ये कोई ज्ञान की परंपरा ही नहीं है, वहाँ जाके ये शिविर चलाना हो तब तो शिविर शुरू करने से पहले बहुत सारी माथापच्ची करनी पड़े। भले ही हमने जो कुछ सुन के रखा है, आत्मा है, ये है, वो है, मन है, बट उसका कुछ तो नोशन है हमने कि शरीर से ऊपर भी कुछ वास्तविकता है। तो सीधी बात हो पाती है कि वो वास्तविकता क्या है, चलो देखते हैं। जहाँ यही बात भी ना पहुंची हो, ये शरीर से ऊपर भी कुछ है, बस शरीर को ही सब मान के जी रहे, वहां तो पहले ये ध्यान दिलाने में ही महीनों बीत जाएंगे कि शरीर से ऊपर भी कुछ है। हमको ये कई बार ये लग जाता है कि आज तक हमको किसी ने कुछ समझाया नहीं, है ना, ये परंपरा पूरी बेकार है। ऐसा है क्या? कितना कुछ दिया है हमको, तब जाके ये बात भी कर पा रहे। कितनी बार इस देश में आत्मा की बात की गई, कई पीढ़ियों तक की गई, तब जाके हमको ये बात बहुत नॉर्मल सी लगती है कि मैं रहूं बराबर मैं प्लस शरीर। ये सब हुआ ही ना होता और सीधा शिविर चलाने लगते तो लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते कि ये क्या न्याला लेके आ गए, ये तो सब यही है, शरीर ही है। तो हजारों सालों से जो चला आ रहा है उसके प्रति तो कृतज्ञता बनती है। अच्छा, ये मानव शरीर बन गया, किसने बनाया? ये जो शरीर बन गया इतना सुंदर, ये किसने बनाया? ऐसे ही बन गया या धरती ने करोड़ों साल की यात्रा की है तब जाके बना है? हाँ, तो धरती की करोड़ों सालों की यात्रा के बाद ये शरीर मिला है। शरीर मिला, फिर चलना सीखा, फिर भाषा मिली, फिर ये सारे शब्द मिले, फिर थोड़ा उनका अर्थ मिला, फिर कुछ दर्शन मिले जिन्होंने ये सारी बातें की, फिर किसी ने आके ये लॉजिक दिया, फिर विज्ञान आया। कितनी लंबी यात्रा है। तो सब है तब आज हम हैं जो भी है। ये भाव बनता है तो हम अपने में बहुत ही सहज हो जाते हैं। सबके प्रति कृतज्ञता सहज रूप से ही महसूस होती है, पूरी मानव जाति के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति। ये नहीं दिखता है तो हमको लगता है सब हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो सबसे विशेष है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, अब तक ये उपलब्धि पा ली, ये सफलताएं पा ली। जबकि आज तक जो कुछ हुआ है इस धरती पर वो सबकी तुलना में देखें तो आपकी जो भी उपलब्धि है वो कितनी छोटी है, कितनी छोटी। हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा है और उसी के बोझ में हम अपने को विशेष मानते हैं, दूसरे को अपने से कम मानते हैं, स्पर्धा करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, संबंध स्वीकार नहीं पाते हैं। हाँ, ये नए एंगल पे तो मेरा ध्यान आज गया कि दूसरों के प्रति तो कृतज्ञता आ जाएगी, पूरी दुनिया के प्रति आ जाएगी कि यार सभी के भूमिका है। खाना अगर हम खा रहे हैं तो खाना कोई बना रहा है, कोई बाजार में बेच रहा है, कोई उत्पादन कर रहा है, कोई उसके लिए मिट्टी तैयार रहे तो उसके लिए कुछ कर रहा है, कोई हवा ठीक हो उसके लिए कुछ कर रहा है, कोई पानी ठीक हो, प्रदूषण मुक्त उसके लिए कर रहा है। तो ऐसे करके सबके प्रति कृतज्ञता आ गई। अच्छा, ये आ गई तो फिर हमको लग जाए यार इतने 2 लाख साल की तो मानव की यात्रा, उसके पहले 40 करोड़ साल का जो कहते हैं ये, जिससे सब फूड सप्लाई चेन बनी सारी, जिससे हम और सारे जीव जंतु जिंदा रह सके। तो वो कृतज्ञता आने के साथ साथ ये भी आ जाएगा यार फिर मेरा तो कोई, मैं क्या हूं फिर, तो बहुत समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं हूं। तो जो अहंकार आता है कि मैं को विशेष हूं, कुछ किया है मैंने, वो अहंकार भी पिघल जाता है इसमें फर्स्ट क्लास। ये एंगल अहंकार वाला तो मेरा अभी गया ध्यान कि दूसरे प्रति कृतज्ञता आने से और पूरी दुनिया के प्रति आने से फिर अपना मैं विशेष नहीं हूं, मैं भी सब जैसा ही हूं, तो फिर वो सरलता आती है, उससे फिर वो अहंकार मेल्ट होता है। बहुत बढ़िया। ये बार बार शुरू करने का फायदा है कि नए एंगल पकड़ में आ जाता है। बहुत बढ़िया। इससे भी आगे वायु को मानव केवल क्या कर रहा है, प्रदूषित ही कर रहा है। अपना योगदान क्या है इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अपन इस प्रकृति को क्या दे पा रहे हैं, इससे क्या क्या ले रहे हैं।
अपना योगदान क्या है, जब ये बातें सोचेंगे तो अपना अहंकार फुस हो जाएगा। सही बात है। कोई आधार ही नहीं बचेगा ना अहंकार, किस पर करे अहंकार, फिर किस बेस पे करे। कई बार फिर हमको ये लगता है कि जो आदमी बड़ा काम कर रहा है उसके प्रति हम ज्यादा कृतज्ञ है, जो छोटा काम कर रहा है उसके प्रति हम कम कृतज्ञ हैं। ये बहुत बड़ी वो समस्या है। जो घर में पैसे कमा के ला रहा है वो बड़ा काम कर रहा है, उसके प्रति तो कृतज्ञ है, लेकिन जो घर को मैनेज कर रहा है उसके प्रति उतना कृतज्ञ नहीं है। तो जो घर को मैनेज कर रहा है उसको लग रहा है पैसे कमाने से ही तो सम्मान मिलता है, तभी तो लोग हमारे प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो उनको लगता है घर का काम करना छोटी बात है, हमको भी पैसे कमाने पड़ेंगे। तो देखा, एक एक पीपीटी पे अगर ढंग से चर्चा करे, आदमी सोचे तो सबसे प्यार हो जाए, सबसे प्रेम, क्योंकि अपने आप लग जाएगा यार सबने इतना किया तो अब कौन विरोधी है, सब अपने ही है। बस योग्यता में कम ज्यादा हो सकते हैं तो उसमें तो साथ का प्रोग्राम बन जाता है, ज्यादा है तो और आसान बन जाता है, कम है तो थोड़ी योग्यता खुद की ज्यादा बनानी पड़ती है जिम्मेदारी से जीने के लिए। तो वास्तव में दुनिया को प्रेम से भरा जा सकता है अगर ये ढंग से शिविर भी कोई सुन ले, समझ ले, बहुत बढ़िया। इसलिए शिविर, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो शिविर में कर चुके हैं वो बार बार आते रहे, कोई अहंकार ना पाले, आते रहे। वो भैया इन्हीं को कह रहे बार बार जो आके बैठे हैं बेचारे। जो नहीं आए, जो बैठे हैं वो जो बार बार जाते रहते हैं उनके लिए भी है, और रिकॉर्डिंग में फिर जो नहीं आए हैं वो भी तो सुनेंगे। तो हमको कई बार ये लगता है कि जो हमने बड़ा मान रखा है वो काम कर रहा है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ है, जो छोटा काम हमने मान रखा है वो कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होती। जैसे एक में मुझे रात को रुकना था, तो मतलब संस्था में देखे तो रुकना था रात को, तो उससे बात करे तो सबका ये अहंकार है तो ठीक से हम ही चला रहे हैं, मतलब वो आपको साफ दिखे उनके बातचीत से, ये सारे सब ऐसे है वैसे है, बस मैं ही हूँ जो ठीक से सोच रहा हूँ, है ना, सबके बारे में ऐसा ही लगे। अब जब रात को रुका वहाँ पर, तो जो मैं था पूरे उसमें कैंपस में और चौकीदार भाई थे, तो मैं जाके बैठा उनके पास, कब थोड़ा बातें आपके साथ करते, आप भी रोज रात को अकेले ही रहते होंगे। तो पूछा कि कहाँ से है आप, तो बताया दूर राज्य का नाम। मैंने कहा वहाँ कौन कौन है, तो बोले बहू, तो मेरी पत्नी है और सास मेरी मम्मी है, तो सास बहू दोनों वहीं रहते हैं। मैंने कहा उनका आमदनी का, तो कहे कि मैं यहाँ से मनी ऑर्डर करता हूँ। मैंने पूछा कितना देते हैं आपको सैलरी यहाँ, तो कहा 8,000। मैंने कहा 8,000, इतने बड़े शहर में रहना खाना और फिर बचता कितना होगा आपके पास। तो उन्होंने सारा हिसाब बताया कि मैं तो जैसे जैसे करके 4,000 में अपना पूरा कर लेता हूँ, बाकी 4,000 उन दोनों के लिए वहाँ भेजता हूँ, वो 4,000 में वो दोनों जी लेते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर आप कोई और ऑप्शन भी तो ढूंढिए, ये 8,000 में और इतना झेल रहे तो बोले कि ऑप्शन ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है, ये पास में ये जो बड़ा एक संस्था है उन्होंने ऑफर दिया है मुझे 2 टाइम खाने का भी देंगे प्लस 12,000 सैलरी देंगे, तो मेरा तो कोई खर्चा नहीं, रहने खाने का सब वो देंगे, पूरे 12,000 बचेंगे और भेज पाऊंगा। तो मैंने कहा फिर जाइए ना, क्यों रुक गए वहाँ यहाँ पर। तो बता रहे नहीं, इन लोगों ने पहले मुझे रखा, मेरे पे भरोसा किया इतना, अब ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता हूँ, कुछ महीने तो रहूंगा कम से कम यहाँ, पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ चला जाऊँ क्या, इन लोगों ने भरोसा किया उसका कुछ नहीं। अब जबकि आप वापस अंदर जाके पूछो कैंपस में, जब दूसरे दिन सुबह जब आए तो उनको नाम भी नहीं पता कि कौन चौकी कर रहा है रात को, जो इतना भाव रख रहा है उन लोगों के प्रति। उनको लग रहा है सारा संस्था तो हम ही चला रहे हैं, लेकिन एक आदमी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना भाव रख रहा है उस संस्था के प्रति, उसका नाम भी नहीं पता। कभी उस दिन वो वहां ना बैठा हो तो शायद कोई नोटिस भी ना करे कि वो कहाँ गया। तो ये हम मान लेते हैं कि कोई छोटा आदमी है, छोटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ महत्व नहीं है उसका, बट ठीक से देखें तो हर एक व्यक्ति का महत्व है, कुछ योगदान है। ये देख पाएंगे तो हर किसी के प्रति सहज रूप से कृतज्ञ हो पाएंगे और फिर अपना कोई बहुत अहंकार पालने की जरूरत नहीं रही।
नहीं तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, तो वैसे तो समझ से कृतज्ञता आती है, लेकिन फिर भी आज के इस अव्यवस्था के युग में, इस अर्थ युग में जो काम छोटे माने जाते हैं या जिनमें कमाई कम है, उन लोगों में कृतज्ञता ज्यादा दिखती है मुझे तो। जितना पैसा बढ़ रहा है, जितनी पढ़ाई बढ़ रही है, उतना कृतज्ञता घट रही है। तो अपनी विशेषता ज्यादा सिद्ध होती जाती है ना, पद बढ़ते जाता है, अमीरी बढ़ते जाती है, थोड़ा बहुत जो सो कॉल्ड नॉलेज जिसको कहते हैं वो बढ़ते जाता है, तो मैं विशेष हूँ वो अहंकार पुष्ट होते जाता है। हाँ, ये पढ़ाई प्रतिस्पर्धा से विशेष की मानसिकता बनाती है, तो फिर वो विशेष के चक्कर में वो मानसिकता तो बचपन से रहती ही है, लेकिन ये जो हमको दूसरों के सहयोग से जीना है, अब ऐसा नहीं है। अब तो हम पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 10 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ये सब जो अहंकार आ जाता है, उसके कारण कृतज्ञता कम होती जाती है। जबकि गांव में छोटे लोगों में अभी भी वो भाव बना हुआ है। तो यूं कह सकते हैं कि मतलब मैं निष्कर्ष निकालना चाह रहा था, पढ़ाई बढ़ने से विशेषता का अहंकार पुष्ट हुआ, उस पुष्ट होने से कृतज्ञता कम हुई समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति। तो पढ़ाई बढ़ी, समझ पढ़ाई तो नहीं बढ़ी। ठीक है, पढ़ाई वाले भाग को तो दोष दे ही सकते हैं, लेकिन मतलब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पुराने जमाने में देखे जब पढ़ाई इतनी नहीं भी थी, तब भी ऐसे वो हुए ही घमंडी राजा और ये सब, जैसे धनानंद थे, चाणक्य को उठा के बाहर फेंक दिए। ये कृतज्ञता का एकदम ऑपोजिट ही है ना, जिसको कृतज्ञता बोलते हैं। अब वो थोड़ी पढ़े लिखा था। ये यूं कहें कि जिन जिन कारणों से अहंकार बढ़ता है, पढ़ाई से बढ़ता है, पढ़ाई से भी बढ़ता पैसे है, भी पैसे से बढ़ता है। तो बाकियों से पहले भी बढ़ता है। राजा पैसे वाले थे, हिसाब से उनको अहंकार था। तो अहंकार में होता तो आदमी को कृतज्ञता रहती नहीं, सुले तो मैं चला रहा हूँ। हाँ। कह रहे थे थोड़ी देर पहले के धरती तो को हमें घुमा रहे घुमाई हैं। मैं रहा हूँ धरती को। हाँ, तो ओके, तो अहंकार के कारण कृतज्ञता कम। अहंकार पढ़ाई से भी, पैसे से भी, और जिन भी कारणों से, पद के कारण भी, पद से भी, रूप के कारण भी। अच्छा, रूप बल धन पद, ओके, हाँ, चारों आ गए भी। ठीक है, हाँ, ठीक बात। जैसे वो चौकीदार की घटना तो हिला देती है यार, कि 8,000 वाला भी सोच रहा है यार कि अगले साल चले जाऊंगा, पहले थोड़ा इनका एहसान तो चुका दूं। हैं? हाँ, अहंकार बढ़ाने में। हाँ, हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, हर विषय बहुत गहरा है और सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतना कंक्लूड करके आज का दिन समाप्त करते हैं। तो कृतज्ञता को ठीक से देखते तो हमको समझ में आता है, मतलब कि मैं दूसरे के व्यवहार में ममता, स्नेह, विश्वास के भाव को देख पाता हूँ। मैं यह भी देख पाता हूँ कि दूसरा मेरी सही समझ एवं सही भाव में सहयोगी है, या मेरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में मेरा सहयोगी है, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञ हो पाता हूँ। या तो मुझे यह लगता है कि मेरे सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित कराने में उपयोगी है, या ये लगता है कि मेरे लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोगी है। या तो कोई हमारी समझदारी में सहयोग कर रहा है, या तो कोई हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर रहा है। तो सहयोग के भाव भी जब भी हम देख पाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में हम अपने लिए ममता, स्नेह, विश्वास जैसे भावों को देख पाते हैं, तो उन लोगों के प्रति सहज रूप से ही हम कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ होने की पहचान ही यह है कि उनके आगे हम सौम्य रहते हैं। हमारा पूरा वाणी वर्तन, पूरा बॉडी लैंग्वेज, सब में एक सौम्यता रहती है, एकदम अकड़ नहीं आती। अहंकार तो थोड़ा सूक्ष्म हुआ, ये अकड़ तो एकदम बाहर से दिख जाती है। तो आप देखेंगे कि आप जिनके भी प्रति कृतज्ञ हैं, उनके सामने बहुत सॉफ्टली ही पेश होते हैं आप। और जहाँ अहंकार है वहां एकदम अकड़ दिखा के पेश होते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी लोग हमारे समझदारी में, हमारी सुविधा को पाने में सहयोगी होते हैं, उन लोगों की हम प्रति कृतज्ञ हो पाते कि नहीं हो पाते, उनको अप्रिशिएट कर पाते कि नहीं कर पाते।
तो मैं इसको भी एक बार पढ़ देता हूँ कि क्या आप दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं, जो आपके लिए किया गया है और जो आपके लिए नहीं किया जा सका, या जो आपके लिए नहीं किया जा सका उसी पर ज़्यादा ध्यान जाता है, जो हमने सुबह कहा था। 100 में से यदि 80 अपेक्षा पूरी होती है तो आप 80 और जो 20 नहीं हो रही दोनों को देख रहे हैं, या सिर्फ 20 को ही देख रहे हैं जो पूरा नहीं हो रहा है। क्या आप में दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव निरंतर रहता है, या कृतज्ञता का भाव कभी होता है कभी नहीं होता है? मतलब जब अपेक्षा पूरी होती है तब बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, जब अपेक्षा पूरी नहीं करता तो फिर हम कृतज्ञ के विरोध में, कृतज्ञ में चले जाते हैं। और तीसरा, क्या आपका प्रयास स्वयं में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने और परस्परता में व्यक्त करने के अर्थ में है, या दूसरों से भाव पाने के अर्थ में है? ये एक ऐसा बिंदु है जिसको अभी हमने इतना फोकस नहीं किया है, बट मुद्दा यह है कि क्या हर वक्त हम यही प्रयास में लगे रहते हैं कि दूसरे ही मुझे भाव दे, या हम ये भी प्रयास करते कि हमारा भी उनके प्रति जो दायित्व है वो निभाए, हमारा भी जो उनके प्रति भाव रखना बनता है वो करे, या सिर्फ उसी आस में लगे रहे कि हम हमारे लिए लोग सब करे तो हम कृतज्ञ हो, बट हमारा भी कुछ दूसरों के लिए जो करना बनता है वो भी करने के प्रति ध्यान जाता है नहीं जाता? तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु है, उस पर सोच सकते हैं। नहीं, इसमें ये जो आया ना कि ऊपर वाला लाइन जो है कि जिन्होंने आपके जीवन में आपके लिए प्रयास किया उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जांचें, तो अब सेकंड लाइन जो आ रही है, क्या आप दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं? तो ये सेकंड पार्ट में समझ नहीं पाया। आप दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं जो आपके लिए किया गया दूसरों के द्वारा, जो आपके लिए नहीं किया गया, जो नहीं किया गया उसके प्रति कृतज्ञता कैसे आएगी? कृतज्ञता आएगी ऐसा नहीं कह रहे। प्रशंसा का मतलब यह है कि उस पूरे के साथ उस व्यक्ति को स्वीकार अच्छा, ओके, किसी व्यक्ति ने कुछ हमारे लिए किया और कुछ नहीं किया, या सिर्फ ध्यान जो नहीं किया उसी पर ज्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब उसने जो नहीं किया उसके साथ साथ उस पर भी ध्यान दो यार, जो उसने किया है उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप कृतज्ञ रहोगे, वरना रहोगे नहीं। हाँ, और उल्टा भी देख सकते, ये इतना कर रहा है उतने ही करते रहे, बट जो नहीं कर रहा है उसको पूरा करने के लिए भी ध्यान दे सकते हैं। बट वो नेक्स्ट मुद्दा है कि जब अपना भाव स्टेबल हो जाए तब करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा ठीक है, निरंतरता में बना रहता नहीं रहता है भाव। तीसरा वहां पे पॉइंट जो आ रहा है, क्या आपका प्रयास स्वयं में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने और परस्परता में व्यक्त करने के अर्थ में है, या दूसरों से भाव पाने के अर्थ में? अब आप सिर्फ दूसरों से ही उम्मीद लगा के रखे कि वो अच्छा जिए, मेरे प्रति अच्छा भाव रखे, या आप ही वो भाव देने की जगह पर है, उस भाव से जीने की जगह पर है? हाँ, बाहर से भाव पाने में ज्यादा ताकत लगा रखी या कुछ सही समझ से भाव से भरने में लगा रखी? जी, तो ये एक तरह का कंक्लूजन है ना, कि विश्वास, सम्मान, श्रद्धा, गौरव और कृतज्ञता को देखे। इसको कल सुबह भी मैं फिर कर दूंगा, अभी तो आप लोग बहुत थक गए हैं तो बहुत जल्दी कर देता हूँ। यहाँ से कल सुबह ही शुरू करेंगे। और प्रेम तो वैसे भी हम कल सुबह ही देखने वाले थे, कि उस पर तो ठीक ठाक विस्तार से चर्चा करेंगे ना, वो फिर से खोल के बताएंगे कि उसमें काफी कुछ है। हाँ, नहीं, अपूर्णता काफी है अभी, इसलिए ठीक चर्चा करनी पड़ती है। तो श्रेष्ठता को हमने इस तरह से देखा कि ये चारों लेवल की समझ जिस व्यक्ति में है उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव बनता है, श्रेष्ठता की स्वीकृति होती है। और चारों लेवल की व्यवस्था को समझना और जीने का मतलब ही है निरंतर सुखपूर्वक जो व्यक्ति जी रहा है उसके प्रति श्रद्धा का भाव बनता है। जो यहाँ तक नहीं पहुँचा है लेकिन उसके प्रति प्रयास किया है, उसके लिए गौरव, जिसने मुझे ऐसा बनाने में सहयोग किया है उसके प्रति कृतज्ञता। तो लौट समेट के देखे तो यह दिखता है कि विश्वास और सम्मान तो सभी के प्रति हो सकता है, चाहे कैसा भी व्यक्ति है। उसकी चाहना पे तो डाउट नहीं करेंगे, ठीक से जिएंगे, जिसकी जितनी भी उसकी योग्यता है उस योग्यता के साथ स्वीकार के चलेंगे। तो विश्वास और सम्मान तो सभी के प्रति किया जाता है। अब उसमें कोई व्यक्ति ऐसे दिखते हैं जो श्रेष्ठ है तो उनके प्रति श्रद्धा का भाव बनेगा। कोई ऐसे है कि जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है तो उनके लिए गौरव का भाव बनेगा। कोई ऐसे है कि जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है तो उनके लिए कृतज्ञता का बनेगा।
लेकिन यदि श्रद्धा गौरव कृतज्ञता भी किसी के लिए नहीं आपकी बन पा रही तो विश्वास सम्मान पूर्वक तो जी ही सकते हैं। जैसा हमने अभी कहा कि कृतज्ञता भी डायरेक्टली आपकी मदद आपकी हेल्प ना की हो, बट इनडायरेक्टली तो लगता ही है कि हमारे सब सहयोगी ही है। तो उस रूप में इन भावों को अपने में देखने का काम करिए। कल जब हम मिलेंगे तो जो अब तक के 8 भाव देखे, विश्वास से लेकर के कृतज्ञता तक, उसको रिपीट कर देंगे। रिपीट मतलब इतना ही रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा रिपीट करेंगे। और लास्ट में प्रेम की बात को करके ये परिवार में व्यवस्था को पूरा करेंगे और समाज पे व्यवस्था वाले भाग को शुरू करेंगे।